हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया। एकदम बढ़िया, मौज में। चलो, तो हम लोगों ने अपने लेक्चर्स के अंदर काफी सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए। तुम्हें याद होगा हमने अपनी अकाउंटिंग साइकिल जब स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने अपना जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। आज हम लोग आ गए अपने लास्ट स्टेप के ऊपर, जिसका नाम क्या होगा? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप लोगों के माइंड में बात आएगी, यार ये है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर? किस खेत की मूली है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? और ये कहना क्या चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो इसके ऊपर जाने से पहले यार हम लोग वापस चलते हैं अपनी वही पुरानी बढ़िया सी घिसी पिटी सी अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर, क्योंकि उसके बिना तो आगे बढ़ देंगे ना यार हम लोग। तो लिखिए फटाफट से अकाउंटिंग साइकिल, क्योंकि इससे आगे बढ़ने से पहले ना यार अकाउंटिंग साइकिल वर्ड ही समझ में आना जरूरी हो जाता है। और फिर हमारे को तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ता है कि भैया ये थी हमारी अकाउंटिंग साइकिल। लो जी, जरा मुझे बताइए, सबसे पहले नंबर पे अकाउंटिंग साइकिल के अंदर क्या आएगा? ट्रांजैक्शंस। क्या आती थी? ट्रांजैक्शंस। बताओ जरा, ट्रांजैक्शंस के बाद, नहीं बेटा चला दो उसको, सारे चला दो। हाँ जी, तो ट्रांजैक्शंस के बाद हम लोगों को सबसे पहले नंबर पे अपनी सारी की सारी अकाउंट्स के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? एक जगह पर जिसका नाम क्या होगा? जर्नल। लो जी, शिफ्ट कर दो जर्नल के अंदर चीजों। बताओ जर्नल के बाद कहां जाओगे फिर? लेजर। लेजर। लिखो दी लेजर। बताओ जरा लेजर के बाद कहां जाओगे? ट्रायल बैलेंस। लो जी, ट्रायल बैलेंस। बताना जरा, ट्रायल बैलेंस के बाद कहां जाओगे? फाइनल अकाउंट्स। लो जी, हम लोग आ गए अपने फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। और आप लोगों के यही फाइनल अकाउंट्स ही क्या बन जाते हैं? आप लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बनेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद हम लोग कहां जाएंगे बेटा? फिर वापस अपनी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। तो ये पूरी की पूरी हमारी अकाउंटिंग साइकिल इस तरीके से मूव करती है, तुम्हें याद होगा। तो सर अब क्या है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? इसके ऊपर है ये, क्या है फाइनल अकाउंट्स, क्या है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग बेटा समझेंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिखिए जरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स which shows the profitability, which shows the profitability and sorry profitability, as well as financial statements are those statements which shows the profitability as well as financial position of the business. Financial position. तो क्या है भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट विच शोज द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब हमारे जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये बेसिकली अपने को क्या बताती है? दो चीजें। एक क्या बताएगी? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी। एक क्या बताएगी? बिजनेस की पोजीशन क्या है। अब जरा तुम लोग दिमाग लगाओ। मान लीजिए आप लोग ना एक इन्वेस्टर हो। आप लोग कौन हो? एक इन्वेस्टर। लो जी, ये हमारा पर्सन है। ये कौन है? हमारा एक पर्सन जिसका नाम क्या है? इन्वेस्टर। कौन है ये बेटा? इन्वेस्टर है। अब इस इन्वेस्टर के माइंड में ना कुछ बातें आएंगी। मान लीजिए उसके पास में दो ऑप्शंस है। मान लीजिए इसके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन है कंपनी ए, ऑप्शन है कंपनी बी। लो जी, कंपनी ए वर्सेस कंपनी बी। अब जरा खुद तुम मुझे बताओ यार, अब अगर इस बंदे के पास मान लो, इस बंदे ने टोटल मान लो 10 लाख रुपया इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो ये क्या सोच करके डिसीजन ले कि मुझे कंपनी ए के अंदर लगाना है पैसा या मुझे कंपनी बी के लगाना है? तो उसको ये चीजें देखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो उसको कंपनी की दो चीजों को देखना पड़ेगा। एक वो क्या देखेगा? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। भाई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है?
और एक देखेगा वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। तो बेटा इन दो चीजों के बेसिस पे वो डिसीजन लेगा कि मुझे कंपनी ए पे जाना चाहिए या मुझे कंपनी बी पे जाना चाहिए। उसने जब कंपनी ए के प्रॉफिट को चेकआउट किया तो कंपनी ए का प्रॉफिट मिला कितना, 40 लाख, और कंपनी बी का प्रॉफिट मिला 80 लाख, ये मिला। अब जरा सोच के देखो, अगर यहां से आप लोगों को बोलो कि कंपनी ए का प्रॉफिट है 40 लाख, कंपनी बी का प्रॉफिट है 80 लाख, तो बताना मेरे लिए कौन सी कंपनी बेटर है, ए या बी? ऑब्वियस ही बात है सर, कंपनी जो बी है वो बेटर है। मैंने कहा कंपनी ए की फाइनेंशियल पोजीशन इसकी पोजीशन है गुड और इसकी पोजीशन है बेस्ट। बताना जरा मैं कौन सी चीज को प्रेफर करूं, ए को या बी को? बी को। सर देखो सारा कुछ तो बढ़िया कहां पे है, बी में। प्रॉफिट बी का ज्यादा, पोजीशन बी की अच्छी, तो मैं कौन सी कंपनी यूज करूंगा, कंपनी नंबर बी। तो तुम मुझे खुद बताओ, क्या कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए या नहीं चाहिए? आप लोग सर बिल्कुल बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से काफी चीजों का क्या चलता है, पता चलता है। इन्वेस्टर्स के लिए वो जरूरी है, कंपनी के लिए जरूरी है, इनकम टैक्स के लिए जरूरी है। तो हर चीज के लिए हमारे को बेटा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैंडेटरी होता है, रिक्वायरमेंट होता है। बात समझ में आ गई? बोलो मेरे साथ मीनिंग फटाफट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट विच शोज द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर हो गया यहां तक की बातें? अब आ गया ये। अब बेटा जो हमारे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये टोटल दो टाइप के होते हैं। पहले हेडिंग बीच में लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये टोटल होते हैं दो टाइप के। दो टाइप। सर कौन कौन से टाइप हैं इसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटा हमने टोटल दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले स्टेटमेंट को बेटा हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इनकम स्टेटमेंट। और दूसरे स्टेटमेंट को बेटा हम लोग बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। तो पहले को क्या बोलोगे? इनकम। दूसरे को क्या बोलोगे? पोजीशन स्टेटमेंट। अब देखिए बेटा इसके अंदर कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर टोटल दो चीजें बेटा आएंगी। नंबर ए, सबसे नंबर पे लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो अकाउंट आएंगे। सबसे पहले नंबर पे क्या बोलोगे इसको? ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरे को बेटा आप लोग बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों से पोजीशन स्टेटमेंट की, तो बेटा यहां पर एक ही चीज आप लोगों के पास आने वाली है, जिसका नाम क्या होगा? बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बैलेंस शीट बोलते हैं। तो एक काम तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें कौन कौन सी होगी? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट में दो चीजें कौन सी हो? एक चीज कौन सी होगी आप लोगों की? बैलेंस शीट। तो कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा टोटल? तीन। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरे नंबर पे क्या आएगा आप लोगों का? बैलेंस शीट। समझ में आ गया तक की बातें? ओके। अब बेटा हम लोगों को ना एक एक करके हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना है। आज का जो मेरा मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा आप लोगों को पूरा का पूरा फुल फ्लेज तरीके से मैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हर चीज आप लोगों को बता दूं कि क्या मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। चलो जी, लिखिए बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कुछ बात। हैशटैग नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट। लिखिए इसके बेटा जी पॉइंट नंबर 1। फर्स्ट पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट और gross loss. It is used to prepare to calculate. It is used. Sorry, it is prepared to calculate the gross profit and gross loss of a business. क्या कैलकुलेट करने के काम आता है ये? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। लॉस। एक बात ये समझ में आ गई? और लिखिए, इट इंक्लूड्स all the
direct expenses. It includes all the direct expenses or manufacturing expenses. Manufacturing expenses. Point number 3. It shows the results. It shows the results of buying and selling of goods. Buying and selling of goods. फोर्थ पॉइंट लिखिए बेटा, फोर्थ पॉइंट लिखिए। इतना समझ में आ गया यहां तक की बातें? पक्का? ओके। अब बेटा यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है। क्या याद रखना है वो? पहले आती आती यहां तक समझ में आ गई बातें कि इट इज पेड टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस फॉर द बिजनेस। इट इंक्लूड्स ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फिर इट शोज द रिजल्ट्स ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब बेटा मुझे आप लोगों को जो बातें बतानी है ना, वो मेन चीज ये बतानी है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज आप समझ ली होगी कि बेटा जी वर्ड यूज हुआ आप लोगों के सामने, क्या है यहाँ पे एक वर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है कि नहीं हुआ यूज? अब यहाँ पे आगे जो बेटा नेक्स्ट कॉलम में आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा ना, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। एक्सपेंसेस का कॉलम डाल दो, एक्सपेंसेस। इस पॉइंट को मैं अलग से करा देता हूं। लिखो डाल के बेटा एक्सपेंसेस। ये जो आप लोगों के एक्सपेंसेस है ना, ये होते हैं टोटल दो टाइप के। कौन कौन से होंगे बेटा? ये दो टाइप के होंगे। पहले एक्सपेंस को तो आप लोगों ने कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैसा है इनका क्लास का टाइम? ठीक हो गया? लिखिए बेटा नंबर 1 इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस और नंबर 2 पे लिखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप लोगों को माइंड में एक बात आई, सर क्या है ये डायरेक्ट एक्सपेंस और क्या होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस? मतलब ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे जो डायरेक्ट में जाएंगे और ऐसे कौन कौन से एक्सपेंस होंगे जो इनडायरेक्ट में जाएंगे? ये चीज समझनी पड़ेगी अपने को। इसलिए मैं आप लोगों को छोटा सा ना एक पिक्चर दिखाऊंगा और कुछ डायग्रामेटिक के थ्रू मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आप लोगों के डायरेक्ट में है और कौन कौन से एक्सपेंस आप लोगों के इनडायरेक्ट में जाएंगे। क्लियर हो गया? लो सीखते हैं बेटा हम लोग एक एग्जांपल से। मान लीजिए मेरा ना एक बिजनेस है। मेरा क्या है? एक बिजनेस, जो कि बेटा बिजनेस होगा मैन्युफैक्चरिंग का। किस चीज का बिजनेस है? मेरा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो कि क्या है बेटा जी? मेन जींद में। ठीक है, यहां पे जींद में मेरा प्रॉपर बिजनेस। फिर क्या हुआ, यहां से थोड़ी दूरी पे, यानी कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मान लो यहां पे आ गया बेटा बीच में गांव एक जुलाना। ठीक है, और फिर मैं यहां पे बात कर रहा हूं इधर, यहां पे बेटा जी मेनली मेरा ऑफिस। लो जी, ये क्या है? मेरा ऑफिस। और ऑफिस है बेटा मेरा रोहतक में। मतलब जो मेरा प्रॉपर शोरूम बना हुआ है ना, वो कहां बना हुआ है? रोहतक में बना हुआ। मतलब हम लोग पहले चीन में सामान बनाते हैं और जुलाना में वो फिर हमारा गोडाउन है। क्या है हमारा गोडाउन? कहां पे है? जुलाना। ये गोडाउन आ गया। ये क्या आ गया? हमारा गोडाउन आ गया। ये क्या हो गया? हमारा गोडाउन। फिर गोडाउन के बाद आगे क्या आ गया? हमारा फिर ऑफिस। इतना क्लियर हो गया? होता क्या था बेसिकली, हमारा सामान जींद से चल के पहले बनता कहां पे है? जींद में। फिर कहां जाएगा? गोडाउन में। हाँ या ना? जाएगा। अब एक बात मेरी याद रखनी है आप लोगों ने बस, बेटा हमारा जो गोडाउन है ना, जहां पे हमारा गोडाउन वाला पॉइंट खत्म हो रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिख रहा है बिल्कुल गोडाउन का आखिरी वाला पॉइंट, आखिरी वाला पॉइंट। बेटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से, यानी कि जो जींद में मेरा बिजनेस है, यहां से लेकर के हमारे जुलाना के गोडाउन तक जितने भी एक्सपेंसेस परफॉर्म होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस, इन सारे एक्सपेंसेस को बेटा हम लोग एक बात बोल देंगे, मतलब यहां से लेकर के
यहां तक जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे ना, उन सारे एक्सपेंसेस को बेटा नाम दिया जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डाल दो बेटा ये हेडिंग में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जहां पे सामान बना, बनने से लेकर के गोडाउन के एंड पॉइंट तक जाकर के जितना भी आप लोगों का एक्सपेंस होगा ना, वो सारा का सारा एक्सपेंस किस चीज के लिए होगा आप लोगों का? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर हो गया? और बेटा एक बात और याद रखना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंप्लीटली सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। लो जी, ये भेज दो आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बेटा वो सारे एक्सपेंस जाएंगे जो सामान को बनाने में, जितना खर्चा सामान को बनाने में आप लोगों ने किया ना, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कहां पर जाएंगे आप लोगों के? डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनता है। बात समझ में आई यहां तक? आगे सुनो। अब बेटा जुलाना से लेकर के हमारा माल आगे भी तो जाएगा। अब हमने क्या किया, मान लीजिए ये सामान है हमारा, ये आप लोगों का आगे ऑफिस में जाएगा, हाँ या ना? अब ऑफिस में क्या होगा बेटा, सामान पैकिंग वगैरह सारी चीजें होंगी। उसके बाद मान लीजिए ये हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मेरी दुकान पे कौन आएंगे? बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। सर हमें सामान चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ये बहुत सारे कस्टमर्स कहाँ आएंगे? हमारी शॉप पर, हमारे बिजनेस के अंदर आएंगे। ये कहेंगे सर हमने आपसे सामान परचेज किया है, तो हमारा सामान एटलीस्ट कम से कम होम डिलीवरी तो करवा दो। तो हमने होम डिलीवरी की फैसिलिटी रखी हुई है। सारा खर्चा कौन करेगा? हम लोग खुद करेंगे। इसका मतलब जब सामान हमारा हमारे ऑफिस से बाहर की तरफ निकलेगा, कस्टमर्स के घर तक पहुंचेगा, तो मतलब गोडाउन के बाद से जितने खर्चे आप लोगों के हैं ना, ऑफिस तक के, ऑफिस के बाहर के, जहां के मर्जी एक्सपेंस होंगे, उन सारे के सारे एक्सपेंसेस को बेटा हम लोग के कैटेगरी में डाल देंगे, जिसका नाम क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लो जी, ये सारे के सारे कौन से एक्सपेंस हो जाएंगे आप लोगों के? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया? और उसके बाद जो कस्टमर वगैरह के हमने घर सप्लाई किया माल, वो सारे खर्चे हम लोगों को करने पड़े, तो वो सारे के सारे खर्चे इनडायरेक्टली क्या है बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया? और सारे के सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा, वो क्या लिखे जाते हैं कहां पर? आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां जाएंगे ये सारे के सारे खर्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो दो ही अकाउंट है हमारे पास, तो एक क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, और एक क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाएंगे? ट्रेडिंग में। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल। बोलो बात समझ में आई? पक्का? अब डालिए बेटा हेडिंग डाल के इसमें कि सर ऐसे कौन को, अब एक तुम्हें और बात बता दूं, टोटल ना बेटा जी 150 160 एक्सपेंस के नाम है। कितने नाम है? 150 या 160 टोटल नाम है एक्सपेंस के। अब तुम खुद सोच के देखो यार कि 150 160 नाम याद करने पॉसिबल हैं या नहीं है? तुम सोच के बताओ। नहीं है। हाँ, तुम कहोगे सर पॉसिबल नहीं है। मैंने आप लोगों से कह दिया, मैंने कहा बेटा बस चिंता मत करो, 13-14 पॉइंट आप लोगों के किसका पार्ट है? ट्रेडिंग का। जितना बचा हुआ है ना, वो सब किसका पार्ट है? P&L अकाउंट का। तो मैंने आप लोगों से कहा, मैंने कहा बेटा क्यों चिंता करते हो यार, आप लोग खाली क्या याद कर लो? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के 12 नाम। अगर बचे कुछ जो भी रह गए, वो सारे किसका पार्ट है? P&L का पार्ट है। तो हमें फालतू की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें वो 150 140 150 पॉइंट याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 13-14 नाम आने हैं बस। तो अगर हम लोग 150 में से सिर्फ 13-14 नाम याद कर लें, तो बचा हुआ पार्ट सारा किसका हो जाएगा आप लोगों का? P&L अकाउंट का। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई? सीखे क्या क्या पॉइंट्स आने वाले होंगे आप लोगों के पास? ओके, पक्का? अब एक बात और याद रखना बेटा, एक पॉइंट मैंने ऊपर भी छुड़वाया था ना शायद लिखने के लिए, यहां पे लिख लो, इट इंक्लूड्स ऑल दी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। मतलब फैक्ट्री वगैरह से जितने भी रिलेटेड खर्चे होते हैं ना, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड बेटा कहां जाएंगे आप लोगों के? आप लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनता है फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। सारे के सारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस कहां जाते हैं आप लोगों के? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगे। समझ में आई यहां तक की बातें? अब आप लोगों को कुछ बहुत सारे नाम लिखवा रहा हूं, जिसके अंदर आप लोगों को ये हो जाएगा कि हाँ भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन सी चीजें आने वाली होती है। कुछ चीजें ना बेटा आप लोगों को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, लगेगा ना यार ये तो यहाँ पे भी लग रहा है वहां पे भी लग रहा है, तो पजल नहीं होना है, पजल नहीं होना है, ठीक है? ध्यान से सुनो। लो बेटा यहाँ पे नीचे एरो लगा दूं, तो मैं एक एक पॉइंट करके आप लोगों को हर बात डिटेल में बताता हूं, ठीक है? लिखिए नंबर 1 ए पॉइंट। सबसे पहला बेटा जी आप लोग नाम लिखेंगे। अच्छा एक बात बताना जरा, तुमने एक वर्ड सुना होगा, सैलरी और वेजेस।
सुना है क्या वर्ड? सुना है सर। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस? अच्छा, आप लोग कहोगे कि सर सैलरी तो हम लोग ऑफिस के अंदर जो हमारे काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनको पे करते हैं, और वेजेस किसको पे करते हैं? हमारे मजदूरों को, हमारे वर्कर्स को, हाँ या ना? अच्छा, एक बात और बता दो, फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम करेंगे या एम्प्लॉयज काम करेंगे? वर्कर्स, हाँ या ना? फैक्ट्री में काम कौन करेगा? वर्कर्स। और फैक्ट्री के अंदर बेटा हम लोग वर्कर्स को देंगे क्या? सैलरी या वेजेस? वेजेस। और हमारे जो ऑफिस के अंदर हमारे कौन काम करेंगे? एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज को क्या करेंगे? सैलरी। तो आप लोगों को पजल नहीं होना है बेटा, याद रखना, जो भी आप लोगों का वेजेस होगा ना, वेजेस, वो सारे का सारा जो वेजेस आप लोग पे करोगे, वो वेजेस पेड होगा ना, जो वो किसका पार्ट बनेगा? डायरेक्ट एक्सपेंस का। और जो सैलरी पेड बनेगा आप लोगों का, लो जी एक पॉइंट यहां पे डाल दो, सैलरी पेड क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट। ये ना लिखते साइड में लिखो, जो कॉन्ट्राडिक्ट करे ना पॉइंट, सिर्फ वही वही लिखवाऊंगा बस, जिसके आप लोग पजल हो गए। अभी भी वो छोड़ेगा नहीं आप लोगों को, वो पता है क्या करेगा? पॉइंट इकट्ठा दे देगा, सैलरी एंड वेजेस लिख देगा, वेजेस एंड सैलरीज। तो एक बात यहां पे पता है आप लोगों को याद रखनी है, आगे वाला जो वर्ड होगा ना, आगे वाला जो वर्ड, उससे पहचानना है आप लोगों को। मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरीज इकट्ठा, तो आगे वाले को क्या मानोगे? वेजेस है ना, तो वेजेस किसका पार्ट होता है? ट्रेडिंग का या पेंडल का? ट्रेडिंग का। तो अगर लिखा हुआ बेटा वर्ड आप लोगों के सामने वेजेस एंड सैलरीज पेड, तो किसका पार्ट है वो? ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी एंड वेजेस पेड, तो किसका पार्ट बनेगा वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सैलरी एंड वेजेस पेड। बोलो समझ में आई बात? अब आइए तीसरे पॉइंट में। तुम्हें एक वर्ड और तुमने सुना होगा। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी में और पावर में क्या डिफरेंस होता है? सेम होता है भाई। हमने कहा बिजली चली गई, पावर चली गई, या इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बात तो एक ही हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम जरा सोच के देखो बेटा, फैक्ट्री के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है, हाँ या ना? बहुत हैवी हैवी मशीनरी लगी होती है वहां पे तो, और वहां पर जो बिजली होती है बेटा, वो कई गुना ज्यादा वोल्ट में चाहिए होती है घर के कंपेरेटिवली, या ऑफिस के कंपेरेटिवली, हाँ या ना? तो इसलिए बेटा जी, जो बिजली या जो भी बिजली हम लोग जब अपने फैक्ट्री में यूज करते हैं ना, तो बेटा उसका नाम बन जाता है आप लोगों का पावर। क्या बन जाता है? पावर। लेकिन वही बिजली बेटा अगर हम लोग अपने ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो क्या बन जाएगा वही वर्ड? इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों में पजल मत होना, इलेक्ट्रिसिटी पेड या फिर पावर एक्सपेंस पेड। तो पावर तो हमारे लिए क्या है? एक डायरेक्ट एक्सपेंस, और इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए क्या है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए बेटा जी नंबर डी पे। फिर जरा मुझे आप लोग बताओ, एक वर्ड यूज होगा इसके अंदर आप लोगों का, फ्यूल, गैस, वाटर, कोल, ये सब कहां यूज होने वाली चीजें हैं? सोच के देखो, ये फैक्ट्री में यूज होता है या वहां पे यूज होता है? ये ऑफिस की बात है यार, कोयले का ऑफिस में क्या काम? हाँ है ना? कुछ सोच के देखो, फ्यूल का, अबे फूकना थोड़ा ना यार अपने ऑफिस को ही, तो ऑफिस के अंदर फ्यूल का कोई काम नहीं है, गैस का कोई काम नहीं है, तो ये वर्ड कहां जाएगा आप लोगों का बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। क्लियर है? लिखो लिखो फिर इसके अंदर बेटा ई पॉइंट। एक वर्ड आप लोगों के सामने आता है, कैरियज। बेटा कैरियज को हम लोग दोनों ही बोलते हैं क्या? भाड़ा। क्या बोलेंगे? भाड़ा। कैरियज एंड फ्रेट लिख लो, कैरियज एंड फ्रेट, ये फ्रेट और कैरियज एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है, कैरियज भी और फ्रेट भी। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? अच्छा, अगर आप लोगों के सामने बेटा लिखा हुआ है, अगर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कैरियज इनवर्ड्स, या फिर लिखा हुआ है फ्रेट इनवर्ड्स, आउटवर्ड वाला तो राइट है, समझ लो बेटा जी है क्या चीज है। हाँ जी, कैरेज इनवर्ड। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो यार, हमारा सामान कहां पड़ा हुआ था? अभी चीन की मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, हमने ये वाला सामान गोडाउन में लेके जाना है, तो सर पे उठा के तो लेके जाएंगे नहीं। बताओ जरा, यहां से हम लोगों को एक गाड़ी करके क्या अपने सामान को गोडाउन में शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ या ना? अब सोच के देखो जरा, सामान हमारे हाथ में आ रहा है या जा रहा है? हमारे हाथ में आ रहा है, हम बिजनेसमैन है भाई, तो मतलब ये भी मेरा बिजनेस ही है, वो भी मेरा बिजनेस, सारे बिजनेस मेरे खुद के हैं। तो सामान जरा सोच के देखो, हमारे हाथ में आ रहा है या जा रहा है? सामान का इन हो रहा है या आउट हो रहा है? इन हो रहा है। तो इसका मतलब जब सामान के आने के लिए
हम लोगों को कोई भी खर्चे करने पड़ते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियज इनवर्ड। इनवर्ड मतलब सामान आने के लिए हमें खर्चा करना पड़ रहा है, सामान लाने के लिए हमें खर्चा करना पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, कैरियज इनवर्ड का नाम बोलते हैं। अब जरा एक बात बताओ, मान लीजिए सामान मेरा पहुंच गया ऑफिस के अंदर, ठीक है जी, ये सारे के सारे लोग कौन है, हमारे कस्टमर्स हैं। मान लो मेरा वॉशिंग मशीन का बिजनेस है, तो ये सारे के सारे बंदे कहते हैं ठीक है सर वॉशिंग मशीन तो आपने हमें दे दी है, लेकिन सामान ये सारा घर छुड़वा के आओ। तो हमने रिक्शा वाला पॉइंट कर रखा था एक, तो हमने दुकान वाले रिक्शा वाले को बोला भाई एक काम कर, सामान छोड़ा इनके घर पे। अब बताओ जरा भाड़ा कौन भरेगा, हम भरेंगे। अब सोच के देखो सामान हमारे से जा रहा है या आ रहा है, जाएगा कब, जब सेल करेंगे। आउट तो सामान तभी होगा जब सेल करेंगे। तो यहां से बेटा समझ आना पड़ेगा आप लोगों को, तो ये जो हमने खर्चा किया है ना, इस खर्चे को मैं क्या बोलूंगा, कैरियज आउटवर्ड। क्या बोलेंगे, कैरियज आउटवर्ड। और इसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे फिर, फ्रेट आउटवर्ड। कैरेज बोलो फ्रेट बोलो एक ही बात। उनके अगर गोडाउन से उसके ऑफिस के लिए गोडाउन से ऑफिस तब भी उसको क्या बोलोगे, कैरेज आउट बोलोगे। वो हमेशा कहां जाएगा आप लोगों का, बाहर ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑफिस में सामान जब जाता है ना, तो वो बिकने के लिए जाता है, रखने के लिए नहीं जाता, ठीक है। तो इस वर्ड में कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। डी पॉइंट लिख लो। हाँ यहाँ पे डी पॉइंट डाल के लिख दो, कैरियज आउटवर्ड, और करके लिख लो बेटा फिर फ्रेट आउट। फ्रेट आउटवर्ड, ताकि कंफ्यूजन यहां से खत्म हो जाए। चले आगे। अब एक और तुम्हें वर्ड समझाना पड़ेगा मुझे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक वर्ड लिखा मिलेगा आप लोगों को बेटा जी, कैरेज से रिलेटेड। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कैरियज ऑन परचेज, एक होता है कैरियज ऑन सेल्स। अब जरा सोच के देखो, दिमाग लगाओ। जैसे मान लो हमें ना जो सामान अपना बेटा बनाना ना मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मान लो यहाँ पे ना अपने को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए यहाँ पे। अब सामान वो मेरे पास नहीं मिलता, मुझे दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा सामान वो। अब मैंने जब सामान वो दिल्ली से मंगवाया, तो जरा सोच करके देखो, मुझे उसके ऊपर कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। बताओ बिजनेस ने सामान को परचेज करने के लिए खर्चा किया या सेल करने के लिए खर्चा किया, परचेज। तो जब भी बेटा जी हमारा बिजनेस परचेज करने के लिए कोई भी खर्चा करेगा ना, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते थे फिर, कैरेज ऑन परचेज। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कैरेज इनवर्ड भी इसी को ही बोलते हैं हम, ठीक है। इनो। हाँ, और इसको बेटा लिखेंगे आप लोग कैरेज ऑन सेल्स। जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को कस्टमर वाला दिया ना अभी, तो बताना जरा हम लोगों ने बेसिकली मशीनरी क्या की है, सेल ही तो की है। तो सेल करने के टाइम पे हम कोई भी एक्सपेंस इनकर्ड करेंगे, तो वो सारे के सारे खर्चे कौन से होंगे आप लोगों के, इनडायरेक्ट में जाएंगे। और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया। तो यहां के लिखोगे कैरेज ऑन सेल्स। फिर लिखिए, एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है बेटा कस्टम ड्यूटी। क्या बोला मैंने वर्ड, क्या होता है, कस्टम ड्यूटी। लिखिए जरा, कस्टम ड्यूटी पेड। बेटा कस्टम ड्यूटी हम लोग हमेशा तब पे करते हैं जब हम लोग बाहर की कंट्री से जब सामान को इंपोर्ट करते हैं ना। क्या बोला मैंने, हम लोग जब बाहर की कंट्री से सामान इंपोर्ट करते हैं, मतलब वो सामान मान लीजिए मेरी कंट्री में नहीं मिलता, वो बाहर की कंट्री में मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे बिजनेस के अंदर कोई ऐसा पार्ट चाहिए, स्पेयर पार्ट चाहिए, या फिर कुछ बेचने के लिए सामान चाहिए, जो कि मुझे मेरी कंट्री से नहीं बाहर की कंट्री से मुझे मंगवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटा हम लोगों ने एक ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, कस्टम ड्यूटी। तो बताओ सामान को मंगवाने के लिए पे किया है या सामान को बेचने के लिए पे किया है, मंगवाने के लिए। तो जब भी सामान को मंगवाने के लिए खर्चा करो ना, तो वो क्या बनेगा आप लोगों का, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट। तो इसलिए बेटा कस्टम ड्यूटी कहां जाएगी आप लोगों की, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाती है। समझ में आ गया। आगे फायदा तो बेटा क्या है, हमारी कंट्री में वो सामान मिल ही नहीं रहा, तो हमें बाहर से मजबूरी मंगवाना पड़ेगा, उसके लिए हमारे को टैक्स अलग पे करना पड़ेगा, जिसको मैं कस्टम ड्यूटी बोलूंगा। तो मेरे लिए एक्सपेंस तो है, तो मुझे एक्सपेंस में दिखाना तो पड़ेगा ना, वो सारी चीज। फिर लिखिए जरा, उसके लिए एक एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, लेकिन एक्सपोर्ट का तो मतलब क्या होता है, आप सामान बेच रहे हो तो वो यूज ही नहीं होता, वर्ड मिलेगा नहीं लिखा हुआ आप लोगों को। मैं सिर्फ आप लोगों को आपके कंटेंट की चीजें पढ़ा रहा हूं, जो आप लोगों के सिलेबस के अंदर वर्ड्स लिखे होंगे, ठीक है। फिर लिखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैंने क्या बताया था याद है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या था, सामान को बनाना। तो सामान को बनाने के लिए आप लोगों को जितने भी खर्चे इनकर्ड करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे खर्चे कहां जाएंगे, आप लोगों के डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। समझ में आया, क्लियर है। फिर लिखो, अब एक वर्ड आप लोगों को बहुत पजल करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा एक वर्ड होता है
जिसका नाम होता है लाइटिंग। क्या वर्ड? जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है आप लोगों की, लाइटिंग, ये पंखे चल रहे हैं, सो नॉर्मल इसको मैं क्या बोलूंगा? लाइटिंग बोलूंगा वर्ड। क्या बोलेंगे इसको? लाइटिंग। अब जरा सोच के देखो भैया, लाइटिंग लग तो रही है ऑफिस की, लेकिन क्या हो गया? ध्यान से, मेरा इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। देखो, अगर वर्ड लिखा हुआ है बेटा जी आप लोगों के पास सिंपल वर्ड लाइटिंग, तो किसका पार्ट बन जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। अगर लिखा हुआ सिंपल वर्ड लाइटिंग। बट अगर भैया लाइटिंग के साथ में मैं एक वर्ड डाल दूं ना, फैक्ट्री लाइटिंग। क्या वर्ड डाल दूं? फैक्ट्री लाइटिंग। तो मतलब ये जो बेटा लाइटिंग यूज हो रही है ना, वो यूज कहां पे हो रही है? फैक्ट्री में यूज हो रही है। तो अगर वो लाइटिंग आप लोगों की यूज कहां पे हो रही है? फैक्ट्री में, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा आप लोगों के लिए? डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। सिंपल लाइटिंग है तो इनडायरेक्ट का पार्ट ही है, अगर नॉर्मल लाइटिंग है तो इनडायरेक्ट का पार्ट है, बट अगर फैक्ट्री लाइटिंग है तो किसका पार्ट बनेगा? डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट। समझ में आएगा? तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है ना, वो सारे एक्सपेंस कहा जाने वाले हैं आप लोगों के? डायरेक्ट के। ठीक है जी, फिर लिखिए जरा। या लिखिए। अच्छा, मान लो आप लोगों के सामने लिखा हुआ रेंट, तो नॉर्मल बताओ जरा, आप लोगों ने रेंट पेड किया, तो रेंट पेड तो नॉर्मली क्या लग रहा है आप लोगों को? इनडायरेक्ट का पार्ट है। बट अगर आगे लिखा हो इसके, अगर लिखा हो इसके आगे फैक्ट्री रेंट, तो लिख दो भैया। अगर लिखा हुआ है फैक्ट्री रेंट, तो क्या बन जाएगा ये फिर आप लोगों का? डायरेक्ट एक्सपेंस। बढ़े आगे। अब एक वर्ड होता है बेटा जी आप लोगों के सामने, रॉयलिटी। रॉयलिटी पेड। क्या वर्ड लिखा हुआ है? रॉयलिटी पेड। आप ध्यान से सुना मेरी बात को। देखो बेटा जी, इसको बेसिकली ना एक बोलते हैं वर्ड लाइसेंसिंग फीस। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ना अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो तुम्हें पता है कि हमारी गवर्नमेंट ना कभी भी ऐसी आप लोगों को मुंह उठा के परमिशन दे देती कि हाँ भाई आप लोगों का सामान बनाने का मन कर रहा है, चलो जी बना लो। नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप लोगों को प्रोडक्शन करनी है ना, तो हमारी तो सेवा पानी, हमारी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। हाँ है ना? अब मान लो जी, मेरे को टोटल प्रोडक्शन करनी है अपनी 10 करोड़ या 20 करोड़ की प्रोडक्शन करनी है, तो गवर्नमेंट कह रही है बिना मेरे को खाना खिलाए, मतलब बिना मुझे रिश्वत दिए या बिना मुझे फीस दिए, अब सर काम कैसे कर सकते हो आगे का? हाँ है ना? अब जरा सोच के देखो, फैक्ट्री तूने सुनी होगी, पटाखों के बनाने वाली फैक्ट्री, तो वहां पे आप लोग बिना रिश्वत दिए या बिना फीस दिए या बिना रॉयल्टी दिए ना, आप काम कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब सामान को बनाने के लिए भी आप लोगों को जब गवर्नमेंट को कुछ फीस देनी पड़ती है, वो भी एडवांस में इकट्ठा पैसा देना पड़ता है। गवर्नमेंट ठीक है भाई 10 लाख रुपए दे दे, कर ले अपना प्रोडक्शन स्टार्ट, तो पैसा देना पड़ा ना। तो जब वो इकट्ठा पैसा बेटा हमने दिया है ना, उसको मैं क्या बोलूंगा? रॉयल्टी। क्या बोलेंगे उसको? रॉयल्टी फीस। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी फीस। अब बताना जरा, सामान को बनाने के लिए किया है या सामान को बेचने के लिए पे किया है? बनाने के लिए। तो इसलिए बेटा इसको मैं क्या बोलूंगा फिर? एक डायरेक्ट एक्सपेंस का। कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े। अब लिखिए जरा इसके अंदर एम पॉइंट पे, बेटा डॉग चार्जेस। अब ये डॉग नहीं है, ये डॉक है, डॉक। सुना हुआ है? क्या होता है बताओ जरा। जब हमारा सामान शिप्स के थ्रू आता है बेटा, शिप्स के थ्रू या कार्गो के थ्रू, कार्गो भाड़ा होता है। हाँ हाँ जी, जब हमारा सामान बेटा, डॉक चार्जेस का मतलब होता है जब आप लोगों का सामान समुद्री जहाजों के थ्रू या शिपिंग के थ्रू आप लोगों का सामान आता है ना, तो मतलब सामान आपके पास आ रहा है समुद्री जहाजों के थ्रू। तो मैंने भी क्या कहा था, जब सामान आपके हाथ में आने के लिए जो भी एक्सपेंस आपको इनकट करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंस क्या होंगे आप लोगों के? डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेंगे, इनडायरेक्ट नहीं होंगे। कोई डाउट दैट डॉक चार्जेस के अंदर? बढ़े आगे। आगे सुनिए, फिर देखिए बेटा एंड पॉइंट में एक वर्ड होता है आप लोगों के पास जिसका नाम होता है ऑक्ट्रोय ड्यूटी। क्या होती है बेटा जी? ऑक्ट्रोय ड्यूटी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक बात जिसका नाम होता है चुंगी कर। सुना हुआ है? चुंगी कर। हाँ सर। मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा, चुंगी कर या ऑक्ट्रोय ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जब हम लोग सामान को किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर लेके आ रहे होते हैं ना, टोल टैक्स नहीं कह सकते इसको, लेकिन चुंगी कर बेटा जी हम लोगों के डायरेक्टली उसमें, अब आज का तो खैर नहीं लगता, आज से सब कुछ इसके अंदर आ गया, जीएसटी का पार्ट बन गया आजकल तो सारा का सारा। बट पहले के टाइम में आप लोगों का ये ऑक्ट्रोय ड्यूटी अलग से लगता था।
ठीक है, मतलब हम लोग जब अपने सामान को अलग से मान लीजिए दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर के आ रहे होते थे ना, तो हमारी गवर्नमेंट कहती थी, दुनिया भर के टैक्सेस लगाती थी हमारी गवर्नमेंट। तो बेटा सामान को लाने के लिए हमें क्या पे करनी पड़ती थी? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो जब भी हम लोग ऑक्ट्रॉय ड्यूटी को बेटा पे करते हैं ना, तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हमारे लिए क्या बन जाता था? एक डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सामान को लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या पे करना पड़ रहा है? गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ रहा है, ड्यूटी पे करनी पड़ रही है। तो उस ड्यूटी को आप लोग क्या बोलेंगे? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। समझ में आ गया? तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भी आप लोगों के लिए क्या बनेगी? एक डायरेक्ट एक्सपेंस। पक्का? 100%? ओके, आगे लिखिए फिर। अब कई बार ना यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा मिलता है आप लोगों के पास बेटा, स्टोर्स कंज्यूम्ड। स्टोर्स कंज्यूम्ड, क्या वर्ड लिखा मिलेगा? स्टोर्स कंज्यूम्ड। बेटा स्टोर्स कंज्यूम्ड का मतलब होता है कि जो भी आप लोगों का रॉ मटेरियल था ना, यानी कि रॉ मटेरियल को आप लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है किसमें? फिनिश्ड गुड्स में। तो उस पूरी की पूरी बेटा प्रोसेसिंग को हम लोग एक चीज बोल देते हैं, इसका नाम क्या होता है? स्टोर्स कंज्यूम्ड। तो ये वर्ड लिखा मिलता है, कहीं लिखा हुआ है तो ठीक है, वरना कहां जाएगा आप लोगों को? ये डायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट बनेगा। यहां तो कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? 100%? यस सर। अच्छा एक चीज और, अब ना एक वर्ड आप लोगों को बड़ा डराएगा। हमारा अकाउंट तो क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ना जान के ना एक वो वर्ड लिख देते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस। अब बच्चा क्या करे, भैया मैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, तो ट्रेडिंग एक्सपेंस कहां जाएंगे? ट्रेड एक्सपेंस कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में जाने चाहिए। लेकिन बच्चा यहां पर पजल हो जाता है और वो क्या करता है? गड़बड़ कर जाता है। बेटा ट्रेड एक्सपेंसेस वर्ड बेशक से बन तो ट्रेडिंग से रहा है, लेकिन जो ट्रेड वर्ड का मतलब होता है ना, सेलिंग। इसका मतलब होता है सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग भी तो है। बाइंग आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे वर्ड सेलिंग से रिलेटेड यूज करेंगे, दोनों आते हैं। सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब सामान को बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़े उसको मैं क्या बोलूंगा फिर? ट्रेड एक्सपेंस। तो सामान बेचते तो कहां पे हैं हम लोग? ऑफिस में। ऑफिस किसका पार्ट है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। तो इसलिए जो ट्रेड एक्सपेंस वर्ड बनेगा ना, वो किसका हिस्सा बन जाएगा? आप लोगों के इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। क्लियर है? अब डालिए बेटा हेडिंग इसके अंदर, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। बस एक्सपेंसेस यही थे, डालो फॉर्मेट ऑफ। बेटा याद क्यों करेंगे, हमारे को क्वेश्चन में दिया मिलेगा सर आप लोगों को पहचानना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दी हर एक बात की, ठीक है ना? ये बस 424। डालिए फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोगों का जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है ना बेटा, ये आप लोगों के हाथ का पंजा है। समझ गए? हाथ का पंजे का मतलब पता है क्या है? 5 चीजें इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर आने वाली। तो पहले लिखो बेटा ऊपर यहाँ पे। अब जब भी आप लोग कोई अकाउंट बनाओगे ना, तो कैसे करना है काम? या लिखोगे आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 20, 21, जो भी साल आप लोगों को दे रखा होगा। लेकिन वर्ड यूज क्या करना है? फॉर द ईयर एंडेड। यूज क्या करना है वर्ड? फॉर द ईयर एंडेड। अब बनाइए फॉर्मेट। कुछ नहीं, बिल्कुल लो क्लास फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लो जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर पर्टिकुलर्स देन अमाउंट। क्लियर है यहां तक की बातें? उसके बाद बेटा एक बात याद रखना, ये जो हिस्सा है आप लोगों का, ये क्या है? डेबिट साइड। और ये हिस्सा क्या होगा आप लोगों का? क्रेडिट साइड। ठीक है जी, सिंपल रूल्स लगाएंगे। जितने भी आप लोगों के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे, वो सारे कहां जाएंगे? डेबिट साइड में। जितने भी आप लोगों की इनकम एंड गेन होगी, वो सब कहां जाएंगे? आप लोगों की क्रेडिट साइड में। ये रूल याद रखना दिमाग। सारे खर्चे कहां? डेबिट में। सारे इनकम कहां? क्रेडिट में। अब तुम दिमाग लगाना जरा, हमने रूल्स पढ़ा था याद है? ए और ई। ई कहां जाएंगे? डेबिट में। आई कहां जाएगा? सारा का सारा क्रेडिट में। तो बस वही तो रूल्स लगाने हैं इसके अंदर। जितने खर्चे होंगे वो सब कहां दिखाओ? डेबिट में। जितने इनकम्स होंगे वो सब कहां दिखाओ? सिंपल। समझ में आया? अब बेटा हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत होती है ना,
हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत होती है वो हमेशा होती है आप लोगों के ओपनिंग स्टॉक से। तो यहां पे लिखोगे बेटा आप लोग सबसे पहले नंबर पे टू ओपनिंग स्टॉक। हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत किससे होगी? हमेशा ओपनिंग स्टॉक वर्ड से होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू ओपनिंग स्टॉक। कई बार लिखा मिलेगा स्टॉक एट कमेंसमेंट, ये वर्ड भी लिखा मिल सकता है। तो कमेंसमेंट वर्ड का मतलब तुम्हें समझ में आता होगा, पता है कमेंसमेंट तो स्टार्ट होना, मतलब ओपनिंग है। हमारे बिजनेस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है स्टॉक का, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ओपनिंग स्टॉक ही बोलेंगे उसको भी हम लोग। क्लियर है? उसके बाद तो मैंने क्या बताया था कितना हिस्सा आएगा? 5, हाथ का पंजा। पहला हिस्सा तो आ गया आप लोगों का। अच्छा जरा एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक का उल्टा क्या होता है? ओपनिंग का अपोजिट क्या होगा? क्लोजिंग। बेटा सोच के देखो, अगर हमने ओपनिंग स्टॉक की शुरुआत डेबिट से की है तो ओपनिंग का अपोजिट क्या होता है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो बेटा जी यहां पे लिख दो आप लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक। आखिरी में लिख रहे हैं जहां मर्जी लिख लो। और बेटा यहाँ पे पॉइंट स्टार यानी कि एक डॉट लगा दो, कुछ पॉइंट है यहाँ पे समझाऊंगा मैं। ओके यहां तक दो चीजें हो गई हमारे कवर। उसके बाद अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जब सामान को परचेज करके लेके आएंगे तो खर्चा होगा या इनकम होगी? खर्चा है। तो यहां पे लिखोगे बेटा आप लोग टू परचेजेस। रीजन दे रहे हैं हाँ बिल्कुल, टू परचेजेस अंदर की तरफ दिखाओगे, यहाँ पे अंदर की तरफ इधर अमाउंट यहाँ पे होगी। अब इसमें से बेटा हम लोग एक चीज को लेस करेंगे। यस, लेस करेंगे बेटा जी वर्ड एक, जिसका नाम क्या होगा? परचेज रिटर्न। और जरा मुझे बताओ बालक, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम याद है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, याद रखना। तो आर डॉट आउट लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली। लो जी, अगर यहां से बेटा हमने ये चीज माइनस कर दी तो यहां पे जो वैल्यू आएगी ना, तो इस वैल्यू को बेटा मैं एक नाम देने वाला हूं जिसका नाम होता है नेट परचेजेस। मतलब वैल्यू को माइनस करने के बाद जो आके बचेगा ना, उसको मैं क्या नाम दूंगा? नेट परचेज। यहां लिख दो साइड में नेट परचेजेस। बस कहीं पे भी एरो डाल के बेटा कर दो। अब एग्जाम में पता क्या होगा, कई बार जानबूझ के वो ऐसा काम करेगा, तुम्हें ना क्वेश्चन में वर्ड तो दे देगा डायरेक्टली नेट परचेजेस लिख के, और साथ में दे देगा परचेज रिटर्न उठा के। पागल बना रहा है हमको यार। हमें तो पता है ना कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके ही क्या निकल के आता है? नेट परचेज। अब ये बेवकूफ हमें बना रहा है, क्वेश्चन में तो क्या दे देगा? नेट परचेज, साथ में क्या दे देगा? रिटर्न आउटवर्ड। बच्चा क्या करेगा भैया? परचेजेस, यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेस कर देगा परचेज रिटर्न, सारा काम खराब। तो वहां पे हमें क्या करना है? परचेज रिटर्न को इग्नोर मारो। क्यों मारो? अरे क्योंकि नेट परचेज के अंदर वो माइनस हो रखी है ऑलरेडी, तो हमें लेना ही नहीं है वो चीज। समझ में आया वर्ड? उसके बाद फिर यहां लिखो बेटा तीसरे नंबर पे आप लोग सारे के सारे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डिटेल मैंने भी आप लोगों को ऊपर बेटा समझाई थी, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोगों के यहां पे आ जाएंगे। हाँ जी, जितने भी डायरेक्ट वाले होंगे जो मैंने आप लोगों को बताए थे, सारे के सारे डायरेक्ट नाम लिखोगे यहां और डाल दोगे। और तुम्हें सारे कभी नहीं मिलेंगे, हद मार के 5-7 मिलेंगे बस। ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। हाँ समझ में आया? क्योंकि मैंने बताया 140 से 50 है यार। यहाँ पे टोटल कितने लिखे हैं तुम लोगों ने? 15-16, ये इतने से ज्यादा नहीं है। बस एक दो और आएंगे, जैसे मेरे को याद आएंगे तो मैं बता दूंगा, तो और से ज्यादा नहीं है कुछ। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे हो गए सारे के सारे बेटा आप लोगों के एक्सपेंसेस। लिख दोगे एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, एक्सपेंस का नाम जो भी होगा, वेजेस वगैरह, डॉक चार्जेस वगैरह, रॉयल्टी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, वो सब आप लोग यहाँ पे डाल दोगे। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, सब यहाँ डाल दिया यहाँ पे। उसको बेटा आप लोग बाय साइड में लिखोगे फिर सेल्स। बाय सेल्स, क्योंकि सेल्स बेटा आप लोगों के लिए आपकी इनकम होती है। और अंदर दिखाओगे वर्ड, फिर यूज क्या करोगे वर्ड? लेस। सेल्स रिटर्न। और क्या नाम लिखोगे इसको? रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड। और इसको इसमें से माइनस करके क्या निकल कर आ जाएगा? नेट सेल्स। नेट सेल्स। और अभी जस्ट मैंने एक बात बताई है तुम्हें, अगर क्वेश्चन में बेटा डायरेक्टली नेट सेल्स गिवन है तो रिटर्न इनवर्ड को क्या मारेंगे? इसको इग्नोर। क्या निकल के आएगा? नेट सेल्स। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, कंटिन्यू। बढ़े आगे। अब देखो क्या हाथ का पंजा हो गया पूरा। और लास्ट वाला क्या था? क्लोजिंग स्टॉक वाली वैल्यू भी दिखा दो बेटा जी इसमें।
क्लियर है? अब जरा तुम लोग मुझे एक बात बताओ, मान लो यार क्रेडिट साइड वाली चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, क्या होती है, इनकम, और डेबिट वाले क्या है, सारे के सारे खर्चे। मान लो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मैंने क्या मान ली एक बारी के लिए कि भैया क्रेडिट साइड का जो टोटल है ना ये ज्यादा है, ये टोटल क्या है, ज्यादा। तो हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू बेटा आप लोगों की इसमें आएगी ना वही सेम वैल्यू आप लोग उठा के यहां लिख दोगे, और ये सारे के सारे खर्चे इस वाली वैल्यू में से हटा दोगे। जो बचा वो अब जो बचेगा वो सोच के देखो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट, क्योंकि इनकम ज्यादा है खर्चे कम है। तो इनकम में से आपने खर्चों को माइनस किया, तो याद है मैंने अभी आप लोगों को एक बात लिखवाई थी, इसे चेक करना, इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। तो बेटा जी यहां पर आप लोग एक वर्ड लिखोगे जिसका नाम होगा टू ग्रोस प्रॉफिट, बराबर करने के लिए एक वर्ड लिखना पड़ेगा टू ग्रोस प्रॉफिट, सीडी लिखना पड़ेगा आगे, सीडी, सीडी मतलब कैरिड डाउन। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया, टू ग्रोस प्रॉफिट सीडी। अच्छा मान लो यार अगर आप लोगों का ये वाला बैलेंस ज्यादा आता और ये वाला बैलेंस कम आता तो क्या करते, तो जो जिस साइड का ज्यादा वाला होता है ना हमेशा दोनों साइड वही वैल्यू दिखाते हैं, तो उसमें से अब ऊपर चीज माइनस कर देते, तो निकल के क्या जाता बेटा वहां पे, बाय क्रॉस लॉस सीडी। बोलो बात को समझे या नहीं समझे? यस सर। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने अपनी सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म कर लिया। क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर से, आज नहीं। आज का सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आ गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसको सारा का सारा डिटेल में रीड करके आना है आप लोगों को, ठीक है, ताकि वो एक्सपेंस के नाम से याद करें ना। अगर आप लोग एक एक्सपेंस भी आपने गड़बड़ कर दिया ना मतलब पूरा क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। एक्सपेंस गड़बड़ मत करना, एक एक्सपेंस ऊपर से नीचे गया मतलब क्वेश्चन खराब, वही के वही। समझ में आया? तो धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, ट्रेडिंग भी सीख लेंगे, पीएनएल भी सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे, हर चीज डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन इतनी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए तो आगे समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। हो गया सर। पक्का? पक्का 100%। ये सारे एग्जांपल समझ में आ गए, वेजेस वाले, आ गया। डॉक चार्जेस सब समझ में आया? ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है।